हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं ज्योति शर्मा क्लास 11th की बुक वोवन वर्ड्स में से पोएम द पिकॉक जो कि सुजाता भट्ट के द्वारा लिखी गई है आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और पोएम को एंजॉय कीजिए। और पोएम से जुड़ी हुई सारी जानकारी जो आसानी से कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ से प्राप्त कीजिए। तो चलिए पहले पोइटेस के बारे में जान लेते हैं। सुजाता भट्ट जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, ये सुजाता भट्ट है। इनके बारे में देखिए हमारी बुक में क्या लिखा है। सुजाता भट्ट बोर्न 1956 वाज एजुकेटेड इन द यूएसए एंड नाउ लिव्स इन जर्मनी। सुजाता भट्ट का जन्म 1956 में हुआ, इनकी एजुकेशन यूएसए में हुई और हाल फिलहाल वो जर्मनी में रह रही है, यानी वो अभी भी जीवित है। शी won the Commonwealth Poetry Prize for the Asia section for her collection of poems ब्रूनिज्म। उन्हें ब्रूनिज्म के लिए कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज मिला, और ये जो हमारी पोएम है द पिकॉक, ये वहीं से उठाई हुई है, ब्रूनिज्म में से ही निकाली हुई है। 2 other books of poems by her are, तो और भी बुक्स के बारे में यहाँ जिक्र किया है जो उन्हीं की है, जिनका नाम है मंकी शैडोज़ जो 1991 में पब्लिश हुई, स्टिंकिंग रोज जो 1994 में पब्लिश हुई है। शी हैज़ ऑल्सो ट्रांसलेटेड गुजराती पोइट्री इनटू इंग्लिश। इन्होंने गुजराती पोइट्री को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। क्यों? क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है वो गुजरात से है, यानी ये गुजरात से बिलोंग करती हैं। अब हमने पोइटेस के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा सा पोएम के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि पोएम क्या है हमारी। पोएम जो है हमारी, उसका नाम है द पिकॉक। तो आप पिकॉक के बारे में जब भी कुछ भी क्रिटिकल एनालिसिस लिखें, रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट जब अपन करते हैं ना, तो 3-4 पोएम की क्वालिटीज़ लिखते हैं। उससे क्या होता है, हमारे मार्क्स जो है ना वो अच्छे आते हैं, एग्जामिनर को ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ें हैं कि ये पोएम सब्जेक्टिव पोएम है। नंबर 2, फ्री वर्स में लिखी हुई है। नंबर 3, कोई राइम स्कीम फॉलो नहीं हुई, कि नो राइम स्कीम। नंबर 4 कि पहला स्टेंजा 8 लाइन का है और दूसरे में 21 लाइन्स हैं, ठीक है। और उसके बाद में एक लाइन और ऐड कर देना कि इसका जो मेन थीम है वो है ब्यूटी एंड ग्रैंडोर ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते और अपनी पोएम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली जो लाइन है उसमें देखिए, पहली ही लाइन में पहला शब्द हिज लाउड शार्प कॉल सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर। हिज लाउड शार्प कॉल। अब ये जो हिज शब्द है, इससे आपको क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, जबकि टाइटल क्या कह रहा है, द पिकॉक। यानी पिकॉक क्या है, पक्षी है ना। पिकॉक की हमारा जो टाइटल है वो पिकॉक है, यानी पिकॉक के बारे में वो इस पोएम में बताने वाली है, लेकिन पहला शब्द तो उसने हिज यूज़ कर लिया है ना। तो इसका मतलब क्या है, हिज शब्द जो है वो पर्सोनिफिकेशन को दिखा रहा है, मानवीकरण अलंकार यहाँ पर उसने प्रयोग किया है। हिज लाउड शार्प कॉल कि सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, कि उसकी आवाज़ मुझे कहीं से आ रही है लेकिन दिखाई कहीं भी नहीं दे रहा है, ठीक है। देन ए फ्लैश ऑफ टर्क्विस इन द पीपल ट्री। उसके बाद में मुझे थोड़ी सी झलक पीपल के पेड़ में, पीपल का पेड़ होता है ना, देखा ऐसा, पीपल का पेड़ है, कि फिर उसके बाद में मुझे एक थोड़ी सी झलक, टर्क्विश सी झलक। टर्क्विश क्या होता है, टर्क्विश है ना बेटा, एक तरह का रत्न है, फिरोजा जिसे बोलते हैं, एक तरह का रत्न है जो थोड़ा ब्लूइश सा होता है, उसके आभूषण बनाए जाते हैं, ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं। तो वो कह रही कि मुझे पूरा कुछ नहीं दिखाई दिया, हिज लाउड शार्प कॉल, मतलब मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दिया। फिर बाद में क्या होता है कि थोड़ी सी एक झलक दिखाई दी, वो भी कहाँ से, पीपल के पेड़ पे दिखाई दी। वो झलक कैसी थी, ऐसी थी कि जैसे कोई फिरोजा रत्न हो, यानी कुछ नीली नीली सी मुझे झलक दिखाई थी। द स्लेंडर नेक आर्क्ड अवे फ्रॉम यू एज ही डिस्केंट। देखिए फिर ही यूज़ कर लिया। तो देखो ये चीज़ तो आप लिख देना, पोइटिक क्वालिटीज़ जब आप लिखने लगो तो पोइटिक क्वालिटी में ये चीज़ तो आप लिख सकते हो। ये हिज, ही, ये जो शब्द आ रहे हैं ना, ये पर्सोनिफाई कर रहे हैं, पोएम के अंदर पर्सोनिफिकेशन का काम कर रहे हैं, यानी पोएम में पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया, मानवीकरण अलंकार यूज़ किया गया। देखिए लाइन क्या थी हमारी, द सिलेंडर नेक आर्क्ड अवे फ्रॉम यू एज ही डिस्केंट्स, कि जैसे ही, डिस्केंट्स का मतलब होता है नीचे की तरफ उतरना, है ना, कि जैसे ही उस पीपल के पेड़ से वो नीचे की तरफ उतरता है तो क्या दिखाई देता है, आर्क्ड नेक। अब देखो आर्क्ड नेक आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा कि जो ये हमारा जो ये मोर है, इसकी गर्दन देखिए कैसे है ना, आर्क शेप में है ना, जैसे धनुष का सा शेप होता है ना, आर्क शेप, उसमें है कि आर्क शेप में मुझे
उसकी नेक नजर आई है, जैसे वो नीचे की साइड उतरा है, पीपल के पेड़ से नीचे की साइड उतरा है। एंड एज ही डार्ट्स अवे, और एकदम से जैसे जल्दी से निकल जाना, डार्ट अवे यानी बिल्कुल जल्दी से एकदम घूम के से निकल जाना। एंड एज ही डार्ट अवे ए ग्लिम्स ऑफ द वेरी एंड ऑफ हिज टेल, उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही वो जल्दी से घूमकर वहां से निकला तो मुझे सिर्फ उसकी टेल दिखाई दी। टेल जैसे वो अपने पंख इकट्ठा कर लेता तो पीछे से पूंछ सी नहीं हो जाती है, वो टेल कि तो पूरा समझ क्या निकला कि उससे जो हमारी कवित्री है उसको क्या सुनाई देती है, एक आवाज़ सुनाई देती है पहले शुरुआत में तो, लेकिन वो खुद दिखाई नहीं देता। उसके बाद में उसको एक टर्किश, फ्लैश ऑफ टर्किश, यानी थोड़ा सा ऐसे फिरोजी फिरोजी सा कुछ नजर आता है, नीला नीला सा कुछ नजर आता है, वो भी कहाँ, पीपल के पेड़ में। जब वो नीचे की तरफ उतरता है तो उसकी आर्क नेक नजर आती है। अब देखो इमेजिनेशन का कितना ज़्यादा अच्छा यूज़ किया है, ए फ्लैश ऑफ टर्किश, यानी माइंड है ना रीडर का, वो किस चीज़ से भर जाता है, कलरफुल ग्रीन और ब्लू में इससे भर जाता है ना, कलरफुल, क्योंकि फ्लैश ऑफ टर्किश की बात की है। टर्किश अपने आप में कैसे कलर का है, फिरोजी कलर का है। फ्लैश ऑफ यानी कुछ है ऐसा जीवित सा जो नीला नीला है, मुझे ऐसा लगा कि कोई जीवित सी कोई चीज़ नीली नीली सी मतलब झलक सी दिखी। यानी अभी हम इसको पढ़ रहे हैं, आप लोग हम इसे सुन रहे हैं, तो आपके माइंड में एक इमेजिनेशन सी बन गई। तो इमेजरी है ये एक तरह से कि पिकॉक का जो कलर है वो कैसा है, ग्रीन और ब्लू मिक्स है ना। द सिलेंडर नेक आर्क्ड अवे फ्रॉम यू एज ही डिकेंड, और नीचे की तरफ उतरता है तो कैसा नजर आता है, उसका गर्दन आर्क शेप में। इमेजिनेशन है यहाँ पर भी, मतलब इमेजिनरी जो हमारी इमेजरी है वो देखो, मतलब जो हमारा रीडर की इमेजिनेशन को कितना ज़्यादा एनहांस कर देते हैं कि उस गर्दन, भाई मोर की गर्दन कैसी होती है, मोर का कलर कैसा होता है, ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने आ जाता है। चलिए अगली लाइन पे चलते हैं। अगली लाइन क्या कहती है हमारी, आई वॉज टोल्ड दैट यू हैव टू सिट इन द वरांडा एंड रीड अ बुक, प्रेफरेबली वन ऑफ योर फेवरेट्स। मुझे कहा गया था कि मैं वरांडे में बैठ जाऊँ, वरांडा जानते हैं आप, बरामदा होता है मतलब घर का आंगन, उसमें बैठ जाऊँ और एक किताब पढूं, और ऐसी किताब जो मेरी फेवरेट हो, और फेवरेट में से भी कौन सी, बहुत मोस्ट फेवरेट, कोई एक फेवरेट तो कई हो सकती है, लेकिन फेवरेट में भी मोस्ट प्रेफर जिसको हम करते हैं, बहुत ही विशेष जो है उसे पढूं, वो भी कैसे, विद ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ही पूरी तरह से मतलब पूरा ध्यान लगा कर उसे पढूं। द मोमेंट यू बिगिन टू लिव इनसाइड द बुक, और उस क्षण जब आप किताब के अंदर बिल्कुल घुस जाते हो, जब किताब के अंदर पूरा ध्यान लगा देते हो, उस क्षण क्या होता है, ए ब्लू शेडो विल फॉल ओवर यू, एकदम से एक नीली सी परछाई आपको दिखाई देती है या आपके आस पास से निकलती है। द विंड विल चेंज डायरेक्शन, अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही वो ब्लू कलर की शेडो एकदम से नीचे की तरफ आती हुई दिखाई देती है तो क्या होता है, हवा जो है वो डायरेक्शन बदल लेती है। क्योंकि आपने मोर को देखा होगा कई बार, जैसे ही वो कहीं से ऊंचाई से आएगा या फिर कहीं से एकदम से जैसे निकल के जाएगा ना पास से, तो एकदम हवा से आएगी, क्योंकि पंख होते हैं उसके बड़े बड़े, एकदम से हवा आती है। द विंड विल चेंज डायरेक्शन। द स्टडी हम ऑफ बी होता है भाई मधुमक्खियों की, जो ऐसे आवाज़ नहीं आती है वो, कि एकदम से मधुमक्खियाँ जो हैं वो गुंजन मतलब ऐसे आवाज़ कर रही थी, लेकिन वो भी क्या करती है, इन द बुशेस नियर विल स्टॉप, बुशेस के अंदर वो एकदम से चुप हो जाती है। मतलब बुशेस के अंदर कहीं ना मधुमक्खियाँ छत्ता नहीं बना लेती, छत्ता बना लेती हैं और वहाँ पर ऐसे आवाज़ आती रहती है, इस तरीके से आवाज़ आती रहती है, लेकिन वो भी डर जाती हैं कि एकदम से क्या चीज़ निकली है, एकदम से मतलब तेजी से क्या चीज़ निकली, वो डर जाती है और एकदम से चुप हो जाती है, एकदम से उनकी जो आवाज़ है वो शांत हो जाती है। अब देखो इस पहरा के अंदर ना आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ जो हमारी जो पोइटेस है, अब जैसे मैंने आपको जब सुजाता भट्ट के बारे में बता रही थी तो मैंने आपको बताया कि भाई गुजरात की रहने वाली है, लेकिन हाल फिलहाल वो विदेश में है। तो वरांडा शब्द जैसे यूज़ किया ना, वरांडा शब्द यूज़ किया, फिर उसने मोर का जिक्र किया, उसने पीपल का जिक्र किया। तो ये चीज़ें क्या बताना चाह रही हैं, ये चीज़ें हमें ये बताना चाह रही हैं, अब पीपल है इंडिया में ही मिलता है ना, मोर है इंडिया का नेशनल बर्ड है, ठीक है, तो वो विदेश में रह रही है लेकिन हमारे देश मतलब अपने भारत देश के बारे में बात कर रही है। इसका मतलब विदेश में रहते हुए भी वो अपनी मदरलैंड को याद कर रही है, आज भी उसकी मेमोरीज में भारत देश जीवित है। तो ये पोएम लिखते वक्त कहीं ना कहीं वो हमारे इस देश को, वो अपने इस देश को मिस कर रही है, इसलिए इस पोएम को उसने लिखा है। आगे चलते हैं अगली लाइन पे। अगली लाइन क्या है हमारी, द कैट विल अवेकन एंड स्ट्रेच। अब देखो वो मोर है ना, एकदम से जैसे निकला तो क्या हुआ, बिल्ली सो रही थी,
बिल्ली से मतलब आप बिल्ली कैट यहाँ पर्टिकुलर वर्ड ही यूज़ कर लिया तो हम बिल्ली ही कहेंगे। लेकिन ये मान लो कि एकदम से कोई बहुत तेज़ी से कोई आवाज़ करेगा तो कोई भी सो रहा हो, इंसान ही सो रहा हो चाहे, एकदम से जाग जाएगा, है ना। तो यहाँ ये तो क्या कह रहा है, द कैट विल अवेकन एंड स्ट्रेच, कि एक बिल्ली सो रही थी, एकदम से वो जग गई और जग कर क्या करने लगी, स्ट्रेच लेने लगी। यानी अपन अंगड़ाई नहीं करते जैसे उठ के सो के उठ जाते तो ऐसे अंगड़ाई सी लेते, तो वो कैट क्या करने लगी, स्ट्रेच लेने लगी। समथिंग हैज़ ब्रोकन योर अटेंशन, और इतनी गहराई से किताब के अंदर घुसे हुए थे हम, पूरा कंसंट्रेशन लगा रखा था, लेकिन हमारे पास से ऐसी तेज सी आवाज़ आई, एकदम से पंखों के हिलने की, हवा सी चली, तो हमारी अटेंशन भी टूट गई, यानी हमारा ध्यान भी भटक गया। एंड इफ़ यू लुक अप इन टाइम यू माइट सी द पिकॉक टर्निंग अवे एज ही गैदर्स हिज टेल, कि अगर मैंने ध्यान से देख लिया होता, अगर मैंने थोड़ा सा देर पहले देख लिया होता, यानी थोड़ी सी देर पहले उस किताब में से अपना ध्यान हटा कर अगर मैंने देख लिया होता ना, तो मैं देख लेती कि वो जो पिकॉक है वो कैसे अपनी टेल को गैदर कर लेता है, यानी वो पंखों को इकट्ठा करके कैसे पूंछ बना लेता है। यानी वो पंख जब फैले हुए होते हैं जब, तो वो बहुत सुंदर एकदम ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा सा उसने एक जाल सा फैला लिया हो, लेकिन जब उसको इकट्ठा कर लेता है तो वो क्या बन जाती है, एक टेल बन जाती है, पूंछ की तरह बन जाती है। आगे देखिए, टू शट दोज डार्क ग्लोइंग आईज, टू शट दोज डार्क ग्लोइंग आइज, वो क्या कर रहा था, वो अपनी आंखों को, बहुत गहरी गहरी जो उसकी आंखें हैं उनको बंद कर रहा था। जबकि अब आगे ध्यान से देखना इस चीज़ को, मतलब बहुत ही प्यारी सी लाइनें आने वाली। वॉयलेट फ्रिंग्ड विद गोल्डन अंबर, कि जो उसकी जो आंखें हैं ना, उसकी आंखें कैसी दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पर्पल कलर का, मतलब बैंगनी कलर का ना, कुछ झल्लेदार, मतलब ऐसे डेकोरेट किया हुआ कुछ गोल्डन अंबर। गोल्डन अंबर बेटा ये इस तरीके का ना एक मणि सा होता है, मतलब एक कोई पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है कोई एक, जिससे ऑर्नामेंट्स वगैरह बनते हैं, ज्वेलरी बनती है, ऑब्जेक्ट बनते हैं, जैसे डेकोरेशन के लिए अपन काम में लेते हैं। तो देखो आपको फोटो में भी दिखाई दे रहा है, गोल्डन कलर का है ना, गोल्डन कलर का, और इसके पंखों में, इसकी आंखों के पास में, सारी जगह पे आपको दिख रहा है गोल्डन कलर है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, टू शट दो डार्क ग्लोइंग आइज, की अगर थोड़ा सा ध्यान किताबों में से हटा के मैंने थोड़ा सा ध्यान लगाया होता, थोड़ा सा पहले मैंने अगर देख लिया होता, तो मैं क्या देखती, टू शट दो डार्क ग्लोइंग आइज, वो चमकती हुई जो आंखें हैं उनको बंद होते हुए देखती। जबकि यूँ कहा जाता है कि मोर अपनी आंखों को कभी बंद करता ही नहीं है, वो कभी भी किसी से ना नज़रें मिलाता ही नहीं है, अगर सामने हो वो मतलब उसकी बहुत चंचल होता है, बहुत ज़्यादा चंचल होती हैं उसकी आंखें, एक जगह टिकती ही नहीं है। वो क्या करता है, वो पंखों को जरूर खोलता और बंद करता है ना, पंख जो है ना उसके, उनको खोलेगा बंद करेगा, जैसे फोटो में भी आपको दिख रहा है, ऐसे खोल भी लेता है, जैसे देखो यहाँ खोल रखे हैं, यहाँ बंद कर रखे, तो आईज को कभी नहीं ब्लिंक नहीं करता, आंखों को कभी भी बंद नहीं करता। और अगली लाइन में पोइटेस ने लिख भी दिया, इट इज़ द टेल दैट हैज़ टू ब्लिंक, वो उसकी आंखें नहीं है कि बंद हो रही हैं, ये जो टेल है, उसकी पूंछ है जो ब्लिंक कर रही है, जो आंख की तरह कभी बंद हो रही है कभी खुल रही है। फॉर आईज दैट आर ऑलवेज ओपन, कि उसकी आंखें तो हमेशा ही खुली रहती हैं, है ना। अब यहाँ पे इस पोएम के अंदर ना सिंबल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करें, मतलब सिंबॉलिक है। कैसे सिंबॉलिक ऐसे है कि यहाँ गोल्डन एम्बर जो यूज़ किया वर्ड, गोल्डन एम्बर के अंदर तो मतलब जैसे आपने अभी पूरी पोएम पढ़ी, इसके अंदर गोल्डन एम्बर है, पिकॉक्स कॉल है, ए ब्लू शेडो है, ये सब चीज़ें है ना सिंबॉलिक है। कैसे सिंबॉलिक है, जैसे एक बार फिर से आप देखो, पीछे चलो, पीछे पोएम के अंदर हमने अभी अभी करा ए ब्लू शेडो, करी थी ना ब्लू शेडो। ये देखो इस वाली एक पेन, देखो पेन लेके मैं आपको अंडरलाइन करके बताती हूँ, ये रही ब्लू शेडो, दिख रही है ना ब्लू शेडो। ये जो ब्लू शेडो है ना, ये एक तरह से सिंबॉलिक है। किस चीज़ का सिंबॉलिक है ये, अब मैंने ये चीज़ बाद में इसलिए आपको बताई है ताकि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहे कि ये पोएम, जैसे इस पैरा को पढ़ाने के बाद मैंने कहा था कि ये पोएम पोइटेस लिख रही है, उससे हमें दो चीज़ें पता लग रही हैं। एक तो वो अपने देश के बारे में, अपने भारत के बारे में आज भी याद करती है चीज़ें। दूसरा कि वो ये बताना चाहती है कि उसका भारत देश, हमारा भारत देश कितना रिच है, मीन्स हेरिटेज के अंदर, कल्चर के अंदर कितना रिच है, कि यहाँ पर पीपल का पेड़ है, यहाँ पर कलरफुल मोर है, मतलब हेरिटेज इतना खूबसूरत कलरफुल चीज़ों का यूज़ किया है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे रंग बिरंगी संस्कृति है, यूँ कह सकते हैं हम कि हमारे देश के अंदर रंग बिरंगी संस्कृति है। अब ब्लू शेडो जैसे इन्होंने यूज़ किया, या ब्लू शेडो वर्ड यूज़ किया, तो ये इस चीज़ का भी सिंबल है कि भारत जिस कॉन्टिनेंट के अंदर है उसमें क्या है, उसमें वाटर की
ज़्यादा अधिकता है, मतलब वाटर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ब्लू है यहाँ, मतलब ब्लूनेस बहुत ज़्यादा है। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये एक तरह से ऑर्नामेंट होता है। क्या चीज़ होती है? ये एक पोएम का ऑर्नामेंट होता है, मतलब इससे पोएम खूबसूरत बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले के अंदर मैंने आपको बताया गोल्डन एम्बर वर्ड यूज़ किया था। गोल्डन एम्बर देखो, पेन से आपको अंडरलाइन करके बताती हूँ, देखो ये रहा गोल्डन एम्बर, है ना। ये गोल्डन एम्बर क्या है? ये मतलब एक एग्जजरेट कर दिया भाई। वैसे तो पंखों की बात हो रही है, मोर के पंख की बात हो रही है, और गोल्डन एम्बर, अब एम्बर जो है गोल्डन है, मतलब सोने के जैसा सुनहरा चमक रहा है, यानी मूल्यवान चीज़ों की बात हो रही है, वैल्यूएबल चीज़ की, मतलब बहुत कीमती है, जो प्रीशियस है, ऐसी चीज़ों की बात हो रही है। दूसरी तरफ मोर के पंख की डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहा है ना। तो ये भी जो लाइन बताई जा रही है, इस लाइन के अंदर, इस वर्ड के अंदर भी जो पोइटेस है ना, ये मतलब एग्जेजरेशन यूज़ कर रही है, बढ़ा चढ़ा के बातें बता रही है, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट। यानी वो हमारे अपने खुद के देश से, हमारा क्या मतलब उसका खुद का भी है, क्योंकि वो गुजरात की ही तो रहने वाली है, कि उनका जो खुद का जो ये देश है ना, ये कैसा है, ये बहुत ही खूबसूरत है। इसकी अगर बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा की जाए तो कम है, इतना खूबसूरत है। तो आपने ये सारी चीज़ें देखी, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा इस पूरे को, इस सारे को पढ़ा, आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो भी हमारे क्लास से रिलेटेड है हम डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।